नमस्कार। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी की नई पुस्तक दीपकम के भाग 1 वर्णमालायाम पठामः, जो कि हमारा पहला पाठ है। इसकी हम आज शुरुआत करेंगे। पहला पाठ कक्षा 6वीं के लिए वयम वर्णमालायाम पठामः दिया गया है। हम सभी क्या करें? वर्णमाला को पढ़ें। वयम का मतलब होता है हम सभी, वर्णमाला यानी कि वर्णमाला, वर्णों की माला। वर्णों की माला क्या है? जो आपके स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्त अक्षर आदि हैं, उनका एक संयुक्त और व्यवस्थित रूप, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। पठामः यानी कि पढ़ते हैं। तो आइए हम सभी वर्णमाला पढ़ते हैं। वर्णमाला जब हम पढ़ते हैं तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि आप पहली कक्षा से या पहली कक्षा से पहले से यूकेजी एलकेजी से भी आप वर्णों का स्वरूप क्या होता है, वर्ण कैसे होते हैं, वर्णों को लिखा कैसे जाता है, अल्फाबेट्स को आप सभी जानते हैं। परंतु जब आप संस्कृत भाषा की शुरुआत करते हैं कक्षा 6वीं में आकर के, 6th में आकर आप क्लास संस्कृत शुरू करते हैं, तो आपके मन में जिज्ञासा होती है कि संस्कृत भाषा तो है, कुछ अलग है। अलग तो है, बिल्कुल अलग है, लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है हिंदी भाषा जो कि आपको आती है, हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई एक भाषा है। अर्थात आप देखेंगे हिंदी भाषा हो या फिर संस्कृत भाषा हो, दोनों की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, और दोनों की वर्णमाला में आप समान रूप देखेंगे। लिपि कहते हैं वर्ण, यानी कि जिन अक्षर को हम किस तरह से लिखते हैं, अक्षरों का ढंग कैसे होता है, किस तरह हम अक्षर बनाते हैं। जैसे कहते हैं हमें क बनाना है तो हम इस तरह क बनाते हैं ना। तो ये क्या होता है? इसको कहते हैं लिपि। तो इस लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। संस्कृत में भी इसे क ही कहेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, और हिंदी में भी इसे क ही कहेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पाठ की। शुरुआत करेंगे, सबसे पहली पंक्ति दी गई है वर्णाः द्विविधाः भवन्ति। अर्थात एनसीईआरटी हमें बता रहे हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कई जगह आप 3 प्रकार के भी समझते हैं, कई जगह अयोगवाह को तीसरा रूप बता दिया जाता है, परंतु मुख्य रूप से जो वर्ण है, वर्ण क्या है? 2 प्रकार के हैं। स्वराः व्यंजनानि च। च का मतलब होता और, स्वराः बहुवचन शब्द है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्वर की, जो पहला भाग है। किसकी शुरुआत करेंगे? स्वरों की हम शुरुआत करेंगे कि स्वर कितने हैं, स्वर कौन से हैं, उनमें दीर्घ कौन से हैं, ह्रस्व कौन से, दीर्घ यानी कि बड़े, ह्रस्व यानी कि छोटे। तो शुरुआत करते हैं, स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। सबसे पहले स्वरों की हम बात करें तो स्वरों का जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से होता है। अब आप कहेंगे कि स्वतंत्र रूप से होता है, इसका क्या मतलब है? तो मैं दोनों चीज आपको यहां पर बता देता हूं। जब हम स्वर लिखते हैं तो हम, यदि ये अ है, इसे हम अ कहेंगे। क्या कहते हैं हम इसे? अ। और यदि हम इसे अ कहते हैं कि इसे हम अ कहेंगे तो इसका हम उच्चारण भी अ बोलते हैं और लिखते भी अ है। इसका मतलब इसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है उच्चारण करने के लिए। वहीं पर यदि मैं व्यंजन की बात करूं और वहां पर मैं यदि क लिखता हूं, और क कभी भी कैसा होता है? हलंत होता है। व्यंजन हमेशा कैसे होता है? हलंत होता है। हलंत का मतलब ही होता है आधा, क्योंकि बिना स्वर के कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं होता। और यदि मैं इसे, ये जो क आप देख रहे हैं, व्यंजन आप देख रहे हैं, इस व्यंजन को यदि बोलने का प्रयास करता हूं, उच्चारण करने का प्रयास करता हूं, तो कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा कि आप बोल नहीं पा रहे हैं। यदि आप क बोल रहे हैं तो उसमें अ अपने आप समाहित हो रहा है। यदि हम अ नहीं जोड़ेंगे तो हम क का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो इसीलिए इसको क्या कहा गया कि जो स्वर है वो स्वर कैसा है? स्वर कैसा होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। स्वर कैसे होता है? स्वर का जो रूप कैसा है? स्वतंत्र रूप का होता है। ये जो स्वर है ये कैसा होता है? ये स्वतंत्र रूप है इसका, स्वर का। अब हम देखते हैं कि उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण हमेशा स्वतंत्र होता है। इन्हें स्वतंत्र वर्णाः भी कहा जाता है। अर्थात जो स्वर है वो स्वतंत्र वर्ण है। स्वतंत्र वर्ण के रूप में जो स्वर है वे भी फिर 2 प्रकार के। पहला पॉइंट आपने ये पढ़ा था कि वर्ण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है? ये क्लियर हो गया सभी को? अब जो ये स्वर हम पढ़ रहे थे, पहला टॉपिक हम ले रहे थे, वो स्वर भी कैसा होता है? 2 प्रकार का होता है। ये जो स्वर आप पढ़ रहे हैं, स्वर भी द्विविधाः, यानी कि 2 प्रकार के संति मतलब हैं। स्वर जो है वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे जिसके उपभेद भी आपको मिल रहे हैं, ह्रस्व और दीर्घ, छोटे और बड़े, परंतु जो मुख्य रूप है वो 2 प्रकार क्या है? तो पहला है यहाँ पर समानाक्षराणि।
कौन सा सबसे पहले दिया गया समानाक्षराणी यानी कि समान अक्षर, समानाक्षराणी यानी कि समान अक्षर, ये पहला है। और दूसरा है संध्यक्षराणी यानी कि संधि अक्षर। संधि का मतलब होता है जुड़े हुए अक्षर, जो जुड़ करके कुछ नया बनाते हैं, जुड़ करके कुछ दूसरा वर्ण निर्मित कर रहे हो, उन्हें संधि अक्षर हम कहेंगे। तो सबसे पहले समानाक्षर पढ़ते हैं कि समानाक्षर क्या है। समानाक्षर की बात करेंगे तो हम यहां पर स्वर से भी पढ़ लेते हैं, पहला समानाक्षर दूसरा संधि अक्षर, ठीक है। तो जैसे पहले यहां पर समानाक्षर है, समानाक्षर कितने हैं, तो समानाक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये क्या है, समानाक्षर है। और जो दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर संधि अक्षर, तो संधि अक्षर कितने हैं, संधि अक्षर और समानाक्षर, संधि अक्षर कितने हैं 1 2 3 और 4। तो ये कुल मिलाकर सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि संस्कृत भाषा में देखिए पाणिनि व्याकरण के अनुसार नहीं, पाणिनि व्याकरण के अनुसार जो आपने सुना होगा कि पाणिनि जी की जो ग्रामर है, व्याकरण है, उसके अनुसार तो जो स्वर है वो 9 ही है। अचा स्वराः नव स्वराः आते हैं, अच आते हैं अ ई उ री री ए आई ओ औ, है ना। तो ये क्या है, पाणिनि जी के अनुसार जो 9 स्वर है। परंतु जब हम इसे विस्तृत रूप से देखते हैं तो एनसीईआरटी हमें बताती है कि ये कितने स्वर हैं, संस्कृत भाषा में 13 स्वरों का प्रयोग होता है। जैसे आपको पता है कि हिंदी भाषा में 11 मुख्य स्वर हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में क्या होता है, 13 स्वरों का प्रयोग होता है। वो हिंदी के जो 11 हैं उनमें 2 अलग कौन से हैं वो भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले समानाक्षर क्या है, समानाक्षर है अ आ इ ई उ ऊ री री। अब इन दोनों में क्या भेद है, तो ये ह्रस्व है यानी कि छोटा है, और ये है बड़ा। यहाँ पर आप 2 देख रहे हैं, 2 री की मात्रा की तरह आप 2 यहाँ पर 2 बार देख रहे हैं, तो वो दीर्घ है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर 9 आपको अक्षर दिए गए हैं, इन्हें कहते हैं समानाक्षर। इन्हें क्या कहते हैं, समानाक्षर कहते हैं। और इन दोनों में भी, ये भी आप देख रहे हैं, पहले तो ये समानाक्षर 9 है, कितने हैं, समानाक्षर यहाँ पर 9 दिए गए हैं, और संधि अक्षर यहाँ पर कितने दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं। 9 और 4 13 होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी फिर 2 भागों में बांटा गया है, पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो ये ह्रस्व यानी कि छोटे अक्षर और दीर्घ यानी कि बड़े अक्षर, है ना। मात्रा में भी कहते हैं ह्रस्व की मात्रा, ह्रस्व मात्रा लगाइए, दीर्घ मात्रा लगाइए, यानी कि छोटी मात्रा लगाइए, बड़ी मात्रा लगाइए। तो सबसे पहले देखिए अ आ ई उ री री, ये 9 हो गए समानाक्षर, और ए आई ओ आउ ये हो गए आपके संधि अक्षर। संधि अक्षर इसको हम कहते हैं, ये जुड़ करके शब्द बना है संधि अक्षर, अर्थात संधि अक्षराणी, जुड़े हुए शब्द जो है। ये कैसे जुड़े हैं ये आगे हम बताएंगे। पहले आपको देख लेना है इनमें जो 2 भाग है। आप देखिए जो 13 के 13 स्वर हैं, इनमें आपने 2 भागों में विभाजित किया, पहला क्या समानाक्षर में, दूसरा क्या संधि अक्षर में, ठीक है। अब इन दोनों भागों में जो संधि अक्षर के 4 जो वर्ण हैं वो चारों के चारों दीर्घ में आते हैं, ह्रस्व वर्ण इसमें कोई नहीं है। और ये जो आपने समानाक्षर 9 देखे, इन 9 में क्या है, 5 इसमें ह्रस्व स्वर है और 4 इसमें दीर्घ स्वर है। 5 इसमें ह्रस्व और 4 दीर्घ है। ह्रस्व स्वर यानी छोटे स्वर कौन कौन से हैं, तो अ ई उ री री, ठीक है। आ ई उ री। अब आप बोलेंगे ह्रस्व और दीर्घ में क्या अंतर पता लगेगा हमें, तो देखिए मात्रा का मतलब है समय, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, छोटी उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा, ह्रस्व दीर्घ, छोटे बड़े कैसे पता लगते हैं, उच्चारण की जो अवधि होती है, ड्यूरेशन होता है, उसके अनुसार हम छोटी बड़ी मात्रा का प्रयोग कर पाते हैं। जैसे यहां पर मैंने कहा है ना, ई उ री ली, कितना समय आप लग रहा है इनको बोलने में, लेकिन इसी के जगह यदि हम आ बोलते हैं तो हमें समय ज्यादा लगता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आ, है ना, क्या कहेंगे, आ ई उ री, ठीक है। और ये उसके बाद जो संधि अक्षर है वो कितने हैं, संधि अक्षर भी यहां पर 4 है, ए आई ओ औ, ये चारों के चारों दीर्घ है। अब ये चारों जो संधि अक्षर है, संधि का मतलब जुड़ करके, तो किनके जुड़ने से ये बने हैं ये हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ गया कि हमारे पास 13 स्वर हैं। 13 स्वरों में 2 भागों में सबसे पहले वर्ण कितने हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। मुख्य वर्ण कितने प्रकार के होते हैं,
स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण हैं। उसके बाद जब हम पहले स्वर को पढ़ रहे हैं तो स्वरों की जो संख्या है संस्कृत भाषा में वह 13 स्वरों की संख्या है। उसमें फिर दो प्रकार से उसे विभाजित किया गया है, पहला समानाक्षराणी और दूसरा हमारा संध्यक्षराणी। पहला समानाक्षर है और दूसरा है संध्यक्षर। समानाक्षर कितने हैं? तो समानाक्षरों की जो संख्या है वो 9 है, ठीक है। और जो संध्यक्षरों कितने हैं? तो उनकी संख्या है 4। इन पूरे के पूरे 13 में यदि हम बात करेंगे तो 4 और 4 8, हमारे पास कितने हो जाते हैं? दीर्घों की संख्या हो जाती है 8 और ह्रस्व की संख्या हो जाती है 5। ये भी हमें याद रखना है। 13 स्वर हैं, 13 स्वरों में जो 5 है वो ह्रस्व स्वर है, अ ई उ री रि, और जो 8 है वो दीर्घ स्वर है, आ ई उ री ए आई ओ औ। बहुत बार हम कई बार बच्चों को बोलते छोटे बड़े, तो इनमें भी ये सोचते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इनमें भी ये सोचते हैं कि इसमें एक मात्रा नहीं है तो ये छोटा हो गया, और इसमें एक मात्रा है तो ये बड़ा हो गया, इसमें एक मात्रा है तो छोटा हो गया, इसमें 2 मात्रा है तो बड़ा हो गया। ऐसा नहीं है, ये चारों के चारों दीर्घ हैं। देखो आप समान इसमें उच्चारण में आपको लगता है ए आई ओ औ, समान अक्षर। आप ये नहीं बोलेंगे कि ए आई ओ औ, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो ये चारों के चारों हमें उच्चारण से भी पता लग जाता है कि चारों के चारों दीर्घ हैं। तो समान अक्षर तो पूरे हो गए। यहाँ पर 9 अक्षर हैं, 9 में से 5 ह्रस्व है, 4 दीर्घ हैं। संधि अक्षर 4 हैं, चारों के चारों दीर्घ हैं। लेकिन इन्हें संधि अक्षर क्यों कहा गया है ये हम आगे पढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखिए द्वयोः 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 निश्चित स्वरयोः संधि द्वारा ये नवीनाः स्वरवर्णाः जायन्ते ते संध्यक्षर स्वराः भवन्ति। ये कह रहे हैं कि द्वयोः द्वयोः अर्थात दो दो के, है ना, दो दो के अर्थात ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हो गया, ये हो गया 2, तो दो दो के निश्चित स्वरयोः, निश्चित जो स्वर है दो, निश्चित मतलब हम हर किसी को किसी के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, जो बताया गया है ग्रामर में उन्हीं को हमें जोड़ना है, आपस में संधि करना है, या वो उन्हीं से संधि हो करके निश्चित स्वरों के संधि द्वारा अर्थात संधि होने से जुड़ने से ये नवीनाः स्वराः वर्णाः जायन्ते, जो नए नए स्वर वर्ण बनते हैं, निर्माण होता है जिनका, ते संध्यक्षर स्वराः भवन्ति, वे क्या होते हैं? संधि अक्षर होते हैं। भवन्ति यानी कि होते हैं, उन्हीं को हम संध्यक्षर कहते हैं। जो हमने दूसरा भाग पढ़ा था स्वर का, संध्यक्षराणि। संध्यक्षराणि अक्षराणि, वैसे अक्षर बोलेंगे अक्षरम, लेकिन अक्षराणि बहुवचन शब्द है, इसलिए उसको अक्षराणि यानी कि बहुत सारे हैं, इसलिए अक्षराणि कहा है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि दो दो निश्चित स्वरों के मेल के द्वारा, संधि के द्वारा जो नए शब्दों का निर्माण होता है, नए शब्द, नए वर्ण बनते हैं, अल्फाबेट्स बनते हैं, वे संधि अक्षर होते हैं, वे ही संधि अक्षर होते हैं। संधि अक्षर कितने बताए थे? 4, जिसमें से एक है ए ओ आई औ, आप ऐसे भी कह सकते हैं ए आई ओ औ। अब इनका निर्माण कैसे होता है? किन से मिलकर के, किन की संधि, किन किन के जुड़ने से बनते हैं? तो यहाँ पर अ और ई मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। अ और उ मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है। अ और ए मिलकर के आई बनता है, और अ और ओ मिलकर के औ बनता है। ये संधि अक्षर है। मतलब ये संधि जुड़े किससे? तो यदि आपको पूछा जाए ए किन किन वर्णों के संधि से बना है, तो अ और ई दोनों रस्सों को मिलकर के ये दीर्घ वर्ण बना है। अ और उ को मिलकर के ओ बना है ना। अ और ए को मिलकर के आई बना है, और अ और ओ को मिलकर के औ बना है, ठीक है। सबको समझ में आ गया? दूसरी तरीका ये भी है, ये जितने भी वर्ण हैं ये सब किसके उच्चारण के अनुसार संधि के द्वारा ही नए वर्णों का निर्माण हुआ है। अ का उच्चारण स्थान होता है अपूह विसर्जनीय नाम कंठ, और जो उच्चारण होता है कंठ से उच्चारण होता है ना। वैसे तो देखिए सभी सामने आपके मुंह से आवाजें आती हैं, जो भी वर्ण आप उच्चारण कर पाते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन जब वर्ण विज्ञान की बात करते हैं आप, है ना, तो जब उस साइंस में आप जाते हैं तो साइंस में जाने के बाद पता लगता है कि ये जो उच्चारित वर्ण है वो उच्चारण वर्ण अलग अलग स्थानों से उच्चारित होते हैं। तो अ जैसे कंठ से होता है, ई कहां से होता है? इच्योसानम तालु, वो तालु से होता है, जीभ के ऊपर का भाग जो हमारा होता है उसको तालु कहते हैं हम। तो ऐसा कोई वर्ण जो इन दोनों के मेल से संधि जुड़ने से उच्चारण होता है तो वो होता है ए से। ए दे तो कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों के ही यूज से ये एक उच्चारण होता है, लेकिन इसमें केवल कंठ का प्रयोग होता है, इसमें केवल तालु का प्रयोग होता है।
आपने कई बार ऐसे देखा होगा। वर्ण जब हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है, कैसे ये विज्ञान है जहां पर हर चीज को बताया गया है, कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है। ये सब किसने बताया है? संस्कृत व्याकरण ने, पाणिनि संस्कृत व्याकरण ने इसे बहुत अच्छे से व्याख्यान किया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपका जो स्तर है वो इतना आप समझ सकें कि किन किन वर्णों को मिलकर के बने हैं। और यदि आपके मन में प्रश्न उठता है कि क्यों बने होंगे इनको मिलकर के, तो उसका मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है कि अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ई का तालु होता है। अब ऐसा कोई वर्ण जो दोनों का ही हो तो एक सूत्र है कहते तो कंठ तालु, यानी कि ए का जो उच्चारण है वो कंठ और तालु दोनों का उसमें प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर पंक्ति लिखी गई है, लृ वर्णस्य दीर्घा न सन्ति। जो हमने ऊपर देखा था लृ वर्ण, उसमें क्या बोल रहे हैं कि लृ वर्ण का कोई क्या नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता है। ये जो आप लृ देख रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं कि लृ वर्ण का कोई दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, अर्थात ये ह्रस्व ही होता है। और संधि अक्षराणाम ह्रस्वः न सन्ति, जो ये संधि अक्षर है चारों ए आई ओ औ, इनका क्या नहीं होता है, कोई ह्रस्व नहीं होता है, छोटा नहीं होता है, सीधे बड़े ही बने, दीर्घ ही बने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक स्वराः। अब देखिए यहाँ पर अनुनासिक स्वरों की बात की गई है। कौन से स्वर हैं ये? अनुनासिक स्वर। अनुनासिक आप समझते हैं, यदि इन्हें हम अयोवाह की तरह भी प्रयोग करते हैं। वैसे अनुनासिक जो वर्ण है वो ये यम गणनम करके आता है, लास्ट के जो 5 वर्ण हैं। लेकिन जैसे ये आप देखेंगे तो आपने कई जगह देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पर म लिखा है और यहाँ पर बिंदु लगाया गया है ना, तो ये जो बिंदु है, ये जो डॉट है, इसको हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, उसी तरह यदि आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपने 2 बिंदु देखे होंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह होता है, इसका उच्चारण ज्यादातर म करते हैं। वैसे अलग अलग भिन्न भिन्न उसमें अलग अलग होता है, परंतु सामान्य तौर पर हम उसको अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, और तीसरा जो ये है अनुनासिक का वर्ण, जैसे हम चंद्र हिंदी में लिखते हैं, है ना। हालांकि इसका ज्यादा प्रयोग हमें संस्कृत में देखने के लिए नहीं मिलता, सामान्य संस्कृत में नहीं मिलता है। वैदिक आदि जो क्लिष्ट जो संस्कृत है उसमें हमें इनका प्रयोग देखने के लिए मिलता है। तो ये बोल रहे हैं कि मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिता, मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिताः स्वराः। मुख के साथ में नासिका का भी जिसमें उच्चारण, नासिका यानी कि नाक, जैसे कई लोग आपने देखा होगा बोलते हैं ना, ऐसे नाक से बोलते हैं, किसी के बारे में बोल रहे हैं कहाँ जा रहे हो, ऐसे करके बोलते हैं। तो न, या जैसे हम बोलते हैं कि संयम, कहते हैं ना संयम, संयम कहते हैं, संयम नहीं कहते हैं, संयम, सन्यासी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसके साथ साथ उस किसका उच्चारण हो रहा है, नासिका का उच्चारण भी हो रहा है। तो ऐसे स्वर जिनके साथ उच्चारण करने में नासिका का भी उच्चारण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। वे अनुनासिक स्वर हैं। इसमें आपने सभी स्वरों में देख रहे हैं आप, इनमें क्या लगाया गया, अनुनासिक लगाया गया, जिसको आप सामान्य तौर पर चंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये अनुनासिक, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे अनुनासिक स्वराः, या अनुनासिक स्वर हो गए। ठीक है, स्वर हमने पढ़ लिए। अगर हम कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दें तो सबसे पहले हम स्वरों की यदि बात करें तो स्वरों को स्वतंत्र वर्ण कहा गया है ना। स्वरों को क्या बताया गया है, स्वतंत्र वर्ण कहा गया है। सबसे पहले वर्ण की बात की गई है। जो वर्ण है, वर्ण क्या है, तो किसी भी भाषा को लिखने की जो लिपि है, सबसे छोटा यदि किसी भाषा का रूप होता है तो वर्ण होता है। वर्ण से ही पूरी भाषा का निर्माण होता है। वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनते हैं, वाक्य बनते हैं, और ऐसे फिर आप अलग अलग उनको काव्य के रूप में, व्याकरण के रूप में, चाहे वो फिर निबंध हो, है ना, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं आप, या कोई अनुच्छेद आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं अर्थात निबंध लिख रहे हैं, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। ठीक है, वैसे ही आप चाहे कोई कहानी लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, कोई पाठ लिख रहे हैं, एकांकी लिख रहे हैं, कुछ भी आप लिख रहे हैं, वो बाद का रूप है, भाषा का रूप है, परंतु शुरुआत वर्ण से होती है। और जब शुरुआत वर्ण से होती है तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले हम बोलेंगे तो वर्ण की बात करेंगे। तो वर्ण कितने हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के हैं, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो संस्कृत में कहेंगे स्वराः, बहुवचन शब्द है, स्वराः बोलेंगे एक होगा तो स्वराः यानी बहुत सारे स्वर, जो 13 स्वर हैं, और व्यंजनानि यानी कि व्यंजन। अभी हमने सिर्फ स्वरों को पढ़ा, व्यंजनों में अभी हमने शुरुआत नहीं की है। इसके बाद हमने स्वर पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहली बात आई कि स्वर कैसे होते हैं, वो उनका जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से होता है, इसलिए उन्हें स्वतंत्र वर्ण भी कहा जाता है। परंतु जो व्यंजन है वो स्वतंत्र वर्ण नहीं है, उनके उच्चारण में, उनके लेखन में
स्वरों की सहायता पड़ती है, स्वरों की जरूरत पड़ती है, उनके बिना ना हम उनका उच्चारण सही से कर सकते हैं और ना ही हम बहुत शब्दों का उच्चारण निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद स्वरों की बात आती है तो स्वरों को फिर दो भागों में बांटा गया है कि स्वराः द्विविधाः सन्ति। जो स्वर हैं वो दो प्रकार के हैं, एक है समानाक्षर और दूसरा है संधि अक्षर। ठीक है, उसमें भी एक समानाक्षर हो गए और संधि अक्षर हो गए। समानाक्षर हमने कितने पढ़े? 9 समानाक्षर पढ़े हमने और संधि अक्षर हमने 4 पढ़े, तो 9 और 4 13 स्वर हो गए। इसका मतलब है आप संख्या नोट कर लीजिए कि स्वर कितने हैं? 13 स्वर हैं संस्कृत भाषा में, और उनमें भी फिर दो भागों में उन्हें विभाजित किया गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, यानी कि छोटे स्वर और बड़े स्वर। ह्रस्व यानी कि छोटे, दीर्घ यानी कि बड़े। ठीक है, अ ई उ री री ये हो गए ह्रस्व स्वर और आ ई उ री ये हो गए दीर्घ स्वर। उसके बाद 4 और स्वर हैं जो दीर्घ है, संधि अक्षर जिन्हें हम कहेंगे ए आई ओ औ, ये हो गए हमारे 4 और दीर्घ स्वर। तो कुल मिलाकर हमारे 13 स्वर हैं, जिनमें 5 ह्रस्व स्वर हैं और 8 दीर्घ स्वर हैं। ये संख्या हमें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे गए तो हमने देखा कि जो 4 हमारे पास संधि अक्षर हैं, वो संधि का मतलब ही होता है जुड़ करके बने हुए, जो संधि युक्त हैं, बने हुए हैं। तो किनसे संधि हुई, कौन कौन से जुड़कर बने? तो यहाँ पर अ ई मिलकर के ए बना, अ उ मिलकर के ओ बना, अ ए मिलकर के आई बना और अ ओ मिलकर के औ बना, ओ निर्माण हुआ। ये किस आधार पर है? तो आप इन्हें देखेंगे तो उच्चारण स्थान के आधार पर इनका निर्माण हुआ है ना। फिर उसके बाद बताया गया कि ऋ वर्ण का कोई दीर्घ वर्ण नहीं है और जो संधि अक्षर होते हैं उनके कोई ह्रस्व नहीं होते, सभी चारों के चारों दीर्घ होते हैं। उसके बाद अनुनासिक स्वर यहाँ पर बताए गए हैं कि मुंह के साथ में नासिका का भी उच्चारण जिसमें होता है, जिन स्वरों में होता है, वह स्वर क्या है? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये स्वर का जो प्रकरण है ये यहीं पर पूरा होता है। अगली वीडियो हम बनाएंगे व्यंजनों पर, व्यंजनानी दूसरा हमारा भाग है, तो व्यंजनों की शुरुआत करते हुए हम दूसरी वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक आप इसे जहां पर आपको समझ में ना आए आप इसके बारे में बताएं। यदि कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।